Right now, Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अगर कोई आपसे पूछे कि देश की आज़ादी के बाद पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है तो आपका जवाब हो सकता है हाँ। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्हें कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी कुर्सी किसी न किसी को सौंप दी थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से करीब 40-50 दिन पहले झारखंड में भी सियासी हलचल मचा था, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से ऐन पहले सत्ता हस्तांतरण का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर वो जेल चले गए। ऐसे ही साल 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव पर 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले मामले में जब वो फंसे हुए थे, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी। लालू जानते थे गिरफ्तारी जल्दी होगी। इससे पहले कि लालू की पार्टी के नेता कुछ समझ पाते, अगले मुख्यमंत्री के लिए राबड़ी देवी के नाम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में सरकार है, चल भी रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री जेल में है, कुर्सी खाली है और जनता के दिमाग में सवाल भरे हुए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। ईडी की टीम 21 मार्च की शाम 7 बजे केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। करीब 2 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हो गए और खूब नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम या इससे ज़्यादा छोटा करके बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में पेश करेगी। उनसे पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की जाएगी। ऐसे में सवाल है, ईमानदारी का हैशटैग चलाने वाले अरविंद केजरीवाल तक ये जांच कैसे पहुंची? केजरीवाल इस मामले में कैसे कैसे फंसे? यह सब कुछ सुनियोजित था या फिर केजरीवाल ही चोर है जैसा एक्स पर चलने वाला हैशटैग सही है? पूरा किस्सा समझिए। साल 2021 देश में कोरोना की दूसरी पारी चल रही थी। इसी दौरान 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी। यानी नीति ये थी कि अब दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के काम को खुद से अलग कर लिया। सरकार शराब नहीं बेचेगी, दिल्ली में शराब सिर्फ प्राइवेट वेंडर ही बेचेंगे। इसके पीछे सोच ये थी कि शराब की खरीदारी को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा और सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आएगा। इससे पहले पुरानी नीति में ठेकों का लाइसेंस सरकार के पास होता था। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही शराब कारोबारी शराब बेच सकते थे। जब ये नियम सामने आया तो शराब बेचने वाले कंपटीशन वाले मॉडल पर आ गए। पहले सरकार दाम रेगुलेट करती थी, फिर व्यापारी इस कवायद में उतर गए कि सस्ती से सस्ती और ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेची कैसे जाए। दुकानों पर ऑफर निकाले जाने लगे। कई शराब के ब्रांड्स पर तो एमआरपी में छूट दी गई। कई ब्रांड्स में एक यूनिट के साथ एक या उससे अधिक यूनिट फ्री दी जाने लगी, यानी एक बोतल पर 1-2 बोतल मुफ्त। यानी जैसे दिल्ली में पानी बिजली फ्री है, सही मामला शराब का हो गया था। नीति लागू हुई, विपक्ष विरोध में उतरा, जनता ठेकों पर पहुंच गई और नेता सड़क पर आ गए। तब मनीष सिसोदिया एक्साइज विभाग संभाल रहे थे, लेकिन शराब नीति लागू होने के कुछ दिन बाद ही इसमें गड़बड़ी के आरोप लगने लगे। फिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस शराब नीति पर एक रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली में मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट में इस नई पॉलिसी को बनाने के नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि इस नीति की आड़ में मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उस अनुचित लाभ का जिक्र करते हुए इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। और ये भी आरोप लगा कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब कारोबारियों से रिश्वत ली। कोरोना महामारी के नाम पर शराब ठेकेदारों के करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए गए। इसके अलावा लाइसेंस देने में कमीशन लेने का भी आरोप लगा। एलजीबी के सक्सेना ने रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। सीबीआई ने जुलाई महीने में ही केस दर्ज कर लिया था। फिर अगले महीने यानी अगस्त 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू की और पूछताछ शुरू हो गई। जांच के बीच सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति को ख़त्म कर दिया
और पुरानी नीति पर आ गई, यानी फिर से शराब बेचने का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, दाम को रेगुलेट करने का काम अपने हाथ में ले लिया। अगस्त 2022 में दिल्ली सरकार ने खुद माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ, लेकिन तब तक उपराज्यपाल की सिफारिशों के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को एक केस दर्ज कर लिया था। नई शराब नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया। 2 दिन बाद ही सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की। कई राउंड की पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारते रहे। हालांकि सीबीआई ने दावा किया था कि उनके खिलाफ कुछ दस्तावेज और डिजिटल सबूत थे। सीबीआई ने सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया था, यानी पिछले 1 साल से सिसोदिया जेल में है। बाद में इसी मामले में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल बन रहा है, फिर इसमें केजरीवाल का नाम कैसे आया? दरअसल इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले पिछले साल अप्रैल में आया था। अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी ने बताया था कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल सीबीआई के सामने हाजिर भी हुए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार तब जांच एजेंसियों ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत मिले हैं, लेकिन कैसे सबूत, सवाल ये था। रिपोर्ट बताती है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि केजरीवाल ने फेस टाइम ऐप पर शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात की थी। समीर महेंद्रू शराब कारोबारी है। चार्जशीट के अनुसार केजरीवाल ने समीर को कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर पर भरोसा करे। ईडी के अनुसार 12 और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने भी अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। इसके बाद विजय ने उसे फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने को कहा था। ईडी का आरोप ये भी है कि इसी कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय नायर उनका अपना आदमी है, वे उन पर भरोसा कर सकते हैं। इंडिया टुडे की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ईडी की चार्जशीट में यह भी बताया गया कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब बेचने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक सांसद मंगतू श्रीनिवासालू रेड्डी से भी मुलाकात की थी। रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने उन्हें नई शराब नीति के तहत दिल्ली में बिजनेस करने का ऑफर दिया था। ईडी ने आरोप ये भी लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साउथ ग्रुप से इस मामले में 100 करोड़ रुपए लिए थे। यानी केस ये है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में विजय नायर का नाम भी शामिल है और कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय नायर उनका अपना आदमी है। तो इस मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर को सम्मन जारी किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कहने पर ही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था और साफ किया था कि ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। पहले सम्मन पर केजरीवाल ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिख दी कि सम्मन में ये बात साफ नहीं होती कि उन्हें किस किस लिहाज से बुलाया गया है, गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर। सम्मन वापस लेने की मांग करते उन्होंने लिखा कि ये कानूनी रूप से टिकाऊ भी नहीं है। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक 9 सम्मन भेजे गए, लेकिन केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए। हर बार उन्होंने यही कहा कि नोटिस कानून की नज़र में अवैध है। उन्होंने कई बार यहाँ तक आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी को चला रही है, ये उन्हें गिरफ्तार करने की एक राजनीतिक साजिश है ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार से रोका जा सके। यानी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन बीआरएस नेता के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनके आवास पर कई घंटों की तलाशी ली गई। कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 17 मार्च को एक प्रेस रिलीज जारी किया और रिलीज के अनुसार के कविता ने कई लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष बड़े नेताओं ने साजिश रची थी। ईडी ने अपने बयान में ये कहा है कि शराब नीति केस में अब तक दिल्ली, हैदराबाद सहित देश भर में 245 जगहों पर तलाशी ली जा चुकी है। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी का दावा है कि अब तक इस अपराध में मिले पैसों में 128 करोड़ रुपए की संपत्तियों का भी पता चल चुका है। इसी बीच ईडी के 17 मार्च के सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे।
उन्होंने ईडी ने उन्हें 21 मार्च के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि वो ईडी को निर्देश दे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। याचिका में उन्होंने ये भी कहा था अगर वो जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। हालांकि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई और 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर हर किसी का अपना बयान, अपना आरोप, जश्न भी है और मातम भी है, सवाल भी है और बयान भी है कि बीजेपी के करप्ट नेता क्यों नहीं पकड़े जा रहे, और बचाव भी है कि हर भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल दिल्ली की गद्दी खाली है। अगर केजरीवाल लंबे गए तो दिल्ली को चुनाव से पहले नया मुख्यमंत्री मिल सकता है।